ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है और जहरीला सा पानी है। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के पीछे एक बड़ी अवधारणा थी कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, पानी की, बिजली की, स्कूल की, अस्पताल की, रोजगार की, और बड़ा एक सवाल पलायन का है। और दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के बाद में पलायन लगातार बढ़ रहा है, तलवार उठा रहा है, डंडे उठा रहा है। बड़ी भयानक स्थिति इन लोगों ने कर दी। आपको लगता है कि पहाड़ में आए हैं, कोई क्या कर लेगा हमारा? कुछ लोगों ने तलवारें निकाल ली और स्थानीय लोगों के खिलाफ उन्होंने मारपीट शुरू की। जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उनको छोड़ करके हम लोग हिंदू मुसलमान पे लग गए। मुस्लिम समाज के गाँव ने जो है वो हमारी बहू बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को शरण दी मस्जिदों के अंदर। पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रहने के लिए ये जरूरी है कि उसको पूरे स्टेट को, अगर आप जनजातीय क्षेत्र उसको घोषित करते हैं। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। साल था 1897 जब उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठनी शुरू हो चुकी थी, और साल था 1994 जब इन मांगों ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। आंदोलन हुए और हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी शहादतें दी, और साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण भी हुआ। और आज 24 साल से भी ज्यादा का समय उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ, ये कहानी बेहद ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। और हमारी आज की युवा पीढ़ी इस आंदोलन की कहानी से अनजान है। तो आज के साक्षात्कार में इसी आंदोलन की कहानी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार और पर्यावरण एक्टिविस्ट चंदन सिंह नेगी जी, और जनगीतों को अपनी आवाज से बुलंद करने वाले सतीश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था, आज 24 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है उत्तराखंड राज्य को बने हुए, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है इस महान आंदोलन को लेके अभी इतना वाकिफ नहीं है। थोड़ा सा सर उस दौर के बारे में बताइए, किस तरह से ये मांगे उठनी शुरू हुई थी, कैसा वो समय था, कैसे वो पहाड़वाद की भावना उत्तराखंडियों के दिलों में उत्पन्न हुई थी, कैसा वो दौर था, क्या वो मंजर था, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। उत्तराखंड राज्य की मांग बहुत पहले से रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमें लगता था, उत्तराखंड के लोगों को, कि हमारा विकास उस तरीके से नहीं हो पाया है जैसे होना चाहिए। ऐसे में बहुत सारे संगठन आंदोलन करते रहे। लेकिन 1994 में जब इंद्रमणि बडोनी जी ने पौड़ी में आंदोलन किया तो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा माहौल बना कि बड़ा आंदोलन किया जाए। उसके बाद देहरादून से लेकर पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में छोटी छोटी रैलियां हुई, गोष्ठियां हुई, और लोगों को ये लगा कि अब ये समय आ गया है यहाँ से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो। तो उस समय पर उत्तराखंड संघर्ष समिति की स्थापना हुई, और उस स्थापना के साथ पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर आंदोलन हुए, गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद यहाँ गोलियाँ चली, और एक बड़ा माहौल जो है वो उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए यहाँ पर तैयार हो सका। सर, आज 24 साल से भी ज्यादा का समय उत्तराखंड को बने हुए हो चुके हैं, और आज राज्य में जिस तरह की स्थितियां हैं, भ्रष्टाचार हैं, घोटाले हैं, तमाम अपराधों की खबर तमाम जिलों से सामने आ रही हैं, तो आज की सर जैसी स्थिति है, क्या दोबारा एक जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए आज राज्य की स्थिति को संवारने के लिए? क्या मानते हैं आप? देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के पीछे एक बड़ी अवधारणा थी। पहला तो हमारा ये था कि हमारी पहचान का संकट था। हम लोग पहाड़ी कहलाते थे, लेकिन हमें हीन भावना से ग्रस्त होना पड़ता था। लेकिन आज जब हमें पहाड़ी कहा जाता है तो हमें बड़ा गर्व होता है। दूसरा, हमारे जो संसाधन थे उनका हम चाहते थे कि हमारे राज्य के लोगों का उसका फ़ायदा हो। बेरोजगारी थी यहाँ पर, पलायन था, और इस तरह की शिक्षा का बड़ा सवाल था, पेयजल का सवाल था, सिंचाई का सवाल था। राज्य बनने के बाद में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था उसमें बहुत सारी कसर भी है। जैसे पहाड़ों में स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है। हम चाहते हैं कि स्कूल अच्छे हों, और पढ़ने के लिए पहाड़ के बच्चों को देहरादून जैसे शहरों में या हल्द्वानी जैसे शहरों में ना आना पड़े। यही स्थिति वहाँ पर जो रोज़गार की है, रोज़गार जो गाँव के जो लोग हैं, गाँव में अगर रोज़गार मिलता है तो लोग पलायन नहीं करेंगे। पलायन आज भी बड़ी समस्या है, और दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के बाद में पलायन लगातार बढ़ रहा है जी। पब्लिक का मानना यह है कि एक ऐसा राज्य बने जहाँ पर लोगों को पलायन न करना पड़े। गाँव खाली हो रहे हैं, गाँव में जो घर हैं उनमें ताले लग रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो इस पर फोकस करके जो कुटीर उद्योग है, जो खेती से जुड़े हुए उद्योग हैं, उनको अगर फोकस करती है, उनके लिए लोगों को ट्रेनिंग देती है गांव में रहकर, तो मैं समझता हूं कि इसको स्थिति को बदला जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है जी।
सतीश जी, आपके पास आना चाहूंगा। राज्य को बनाने के लिए उस वक्त में जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उस वक्त जो भावनाएं उत्तराखंडियों के मन में थी, अब वो भावना उतनी नजर आ रही है, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा या फिर यूकेडी के कुछ युवा नेता हैं जो अभी भी इस आंदोलन को, या फिर अभी भी उनके मन में एक वो भावना है जो उत्तराखंडियों के दिलों में जगाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनों के जरिए। लेकिन उन नेताओं को भी इतना व्यापक समर्थन नहीं मिल रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत समर्थन मिलता है, लेकिन उस हिसाब से समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है। क्या वजह सर आप देखते हैं इसकी? देखिए, अभी जो आपने बात कही कि मतलब जो कुछ लोग अभी हैं जो जन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, ये जो हमारे जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे पहाड़ में बहुत सारे सवाल हैं, पलायन का मुद्दा है, स्कूल हमारे जर्जर हैं, बहुत बुरी हालत में स्कूल है, मर्ज किया जा रहा है और मर्ज के नाम पे स्कूलों को जो है बिल्कुल मतलब उनकी पॉलिसी है कि स्कूल को ख़त्म कर दिया जाए, है ना। और चिकित्सा की व्यवस्था हमारे पहाड़ में क्या है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो कुछ लोग हैं जो इन सवालों को उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति ये बन गई है आज की, आप ये देखिए कि इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हिंदुस्तान के अंदर जब से मैं ये बोलने में मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, स्टार्ट भी नहीं है, ये आप ये देखिए 2014 के बाद से जब से इस देश में जो सरकार आई है, केंद्र की सरकार आई है, और इसने जो विभाजन समाज के बीच में किया, एक बड़ा विभाजन समाज के बीच में कर दिया, उस विभाजन की जो नीति है वो उससे हम भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हमारा उत्तराखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, यानी कि जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उनको छोड़ करके हम लोग हिंदू मुसलमान पे लग गए। हमारा युवा जो है वो उस तरफ को बह गया है, वो तमाम जगह जगह एक मारपीट कर रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर तलवार उठा रहा है, डंडे उठा रहा है, मतलब बड़ी भयानक स्थिति इन लोगों ने कर दी है। तो जो हमारे मुद्दे हैं, जो जहाँ से हमको आगे बढ़ना है, तो वो सवाल तो कहीं रहे नहीं, एक तरह से भटकाया जा रहा है। तो आप अपने असली मुद्दों पे मत आइए, आप ये रखिए कि ये हिंदू मुसलमान आप ये करते रहिए। तो विभाजन स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है समाज के अंदर, और यूथ इससे ज़्यादा प्रभावित है इस समय। तो यूथ जो प्रभावित हो गया, तो यूथ ही तो हमारी रीढ़ क्या है, हमारी रीढ़ ही यूथ है जी। तो हमारी रीढ़ ही जब गलत रास्ते पर भटकाव की स्थिति में जाएगी, तो हमारे जो असली मुद्दे हैं वो तो आपको पता ही है कि क्या स्थिति उसकी रहने वाली है। तो ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं, और हर चीज़ का एक अंत होता है जी। हर रात की सुबह होती है, और निश्चित तौर पे वो दिन भी आएगा, लेकिन सब लोग इकट्ठे होंगे, और वास्तव में जो हमारे वास्तविक सवाल है, पलायन का सवाल है, हमारे रोज़गार का सवाल है, हमारी खेती किसानी का सवाल है, हमारी हेल्थ का सवाल है, हमारी शिक्षा का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो उन सवालों के पीछे एक फिर लामबंद होंगे, और निश्चित तौर पे एक आंदोलन फिर खड़ा होगा, और वो हमेशा से ये मतलब आपका कहना है कि भविष्य में एक ऐसी भावना आ सकती है लोगों के मन में? बिल्कुल आएगी, दोबारा से एक आंदोलन के लिए सभी लोग दोबारा से सड़कों में खड़े होंगे, जिस तरह से उस वक्त। बिल्कुल, कुछ युवाओं को देख करके तो ऐसा समझ में आता है कि कुछ बनेगा, ऐसा कुछ विस्फोटक कुछ होगा कि जो एक अच्छे सुनहरे भविष्य की तरफ हम जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल होगा, ऐसी बात नहीं। चंदन सिंह नेगी जी, आपकी एक कविता है बेहद ही प्रसिद्ध, ये कैसी राजधानी है, और सर आप जनगीतों के लिए जाने जाते हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे दर्शकों के लिए थोड़ा सा वो कविता की अगर कुछ पंक्तियां आप। ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है और जहरीला सा पानी है, ये कैसी राजधानी है। महानगरों के कल्चर ने यहाँ सब कुछ बदल डाला, महानगरों के कल्चर ने यहाँ सब कुछ बदल डाला, ये घंटा घर पुराना है, वो कुछ यादें पुरानी है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है और जहरीला सा पानी है, ये कैसी राजधानी है। शहर में पेड़ लीची के बड़े सहमे हुए से है, शहर में पेड़ लीची के बड़े सहमे हुए से है,
सुना है एक बिल्डर को नई दुनिया बसानी है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है, वो जहरीला सा पानी है, ये कैसी राजधानी है। नदी नालों की बाहों में व्यवस्था के घरों में है, नदी नालों की बाहों में व्यवस्था के घरों में है, गरीबी गांव से चलकर यहाँ होती सयानी है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है, वो जहरीला सा पानी है, ये कैसी राजधानी है। बहुत सुंदर सर। सतीश जी, आप नुक्कड़ नाटक के एक मंझे हुए कलाकार माने जाते हैं, तो आज का जो दौर है नुक्कड़ नाटक सिर्फ सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का एक साधन बन चुके हैं, लेकिन क्या अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जन जागरण के लिए नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, और कितना बेहतर माध्यम है नुक्कड़ नाटक सोशल मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं वर्ष 1990 से मैं लगातार नुक्कड़ नाटक से जुड़ा। उस दौर में बहुत सीनियर रंगकर्मी होते थे देहरादून में, तो उसमें जैसे अशोक दादा थे यहाँ, वो अपना एक दृष्टि कला मंच उनका चलता था और वो नुक्कड़ ही करते थे। हालांकि मेरा सौभाग्य नहीं मिला मुझे कभी कि मैं उनके साथ कर पाऊँ, लेकिन मैं उनको करीब से मैंने बहुत देखा है उनको। तो उनसे एक तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली। गजेंद्र वर्मा जी हैं, बहुत अच्छे सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैंने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत करी। तो उस समय नाटक कमर्शलाइज नहीं था, मतलब कोई व्यवसायीकरण नहीं था नुक्कड़ नाटकों का। नुक्कड़ नाटक आंदोलन था, वो एक अभियान था, वो एक उद्देश्य था, एक मतलब एक बेहतर समाज के निर्माण में, उसकी एक आज भी एक बेहतर समाज के निर्माण में नुक्कड़ नाटकों की भूमिका। तो नुक्कड़ नाटक जो है वो अपने आप में एक आंदोलन है। और ये नुक्कड़ नाटक जब हम करते थे, इसे तो हम लोगों ने साक्षरता के दौर में हमने लिटरेसी के लिए हमने किया, लोगों को शिक्षित करने के लिए हम लोगों ने किया। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, यानी कोई घटना घटी है, तुरंत प्रत्यक्ष प्रतिरोध के तौर पे भी आप नुक्कड़ नाटक का भी होते हैं जी। पहले ज़्यादा होते थे, अब थोड़ा सा उसमें गिरावट आई क्योंकि कमर्शलाइज हो गया है। क्योंकि अब देखिए नवउदारवाद के बाद जब 90 में, अब तो पूंजीवाद का दौर है इस समय, तो पैसा वो ठीक भी है। आज की डेट में बहुत सारे ग्रुप हैं जो पैसा कमा रहे हैं नुक्कड़ नाटक करके, सरकारी योजनाओं में पैसा कमा रहे हैं। और सरकार भी चाहती है कि किसी तरीके से जो समाज की बात करे, जो जनता की बात करे, जनता को जोड़ने की बात करे, उनको विभाजित कर दो। तो कहीं ना कहीं क्या है कि उन्होंने भी नुक्कड़ नाटकों का इस्तेमाल अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए करना शुरू कर दिया। तो इसलिए आज सूचना विभाग में इतनी सारी टीमें जो हैं वो, और वो देते क्या है, वो कुछ भी नहीं। देखा जाए तो उससे कोई भला नहीं होता है उनका, बहुत कम कार्यक्रम उनको मिलते हैं। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना कि जो भी लगे बेचारे बेरोज़गारी के दौर में जो भी आपको मिल रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं मूवमेंट को तोड़ने का काम तो किया है। जो सरकारी योजनाओं ने जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दों के लिए जो नाटक होते थे, उन नाटकों में थोड़ी कमी तो आई है। लेकिन कुछ लोग हैं आज भी शिद्दत से कुछ लोग लगातार जो है सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक, जनगीत ये अपना कर रहे हैं समय निकाल करके। वो अपनी नौकरी भी करते हैं और अपना एक ये पैशन है उनका कि समाज के लिए कुछ करना है। तो शाम को वो लोग बैठते हैं जी। कुछ राइटिंग वर्क करते हैं, कुछ गीत लिखते हैं, अपना रिहर्सल करते हैं, और हफ्ते 10 दिन में एक आध जगह कहीं पे वो लोग, और निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ सिर्फ ये रहता है कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो, समाज में एक अच्छी समझ जाए। कुछ लोग आज भी हैं ऐसा कि वो कर रहे हैं तो ये चीज़ें जिंदा हैं, आज आप देख रहे हैं जी बिल्कुल। और हम तो लगातार कर रहे हैं। चंदन जी, राज्य में पिछले कुछ समय से भू कानून और मूल निवास को लेकर मांगे उठने लगी, तमाम जगह प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया में काफ़ी हल्ला हुआ, और नतीजा उसका ये हुआ कि सरकार ने भू कानून के कुछ नए प्रावधान लागू भी किए। आप कैसे देखते हैं जो नए प्रावधान लागू किए गए हैं, क्या अब भी राज्य को एक सशक्त भू कानून की ज़रूरत है? देखिए, जो डिमांड
रही है भू कानून के मामले में वो थी कि हिमाचल जैसा भू कानून हमारे यहाँ लागू हो, और वैसा तो लागू नहीं हो पाया, लेकिन जो किया वो पहले से बेहतर है। जी। बड़ा सवाल ये है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, पानी की, बिजली की, स्कूल की, अस्पताल की, रोजगार की, और बड़ा एक सवाल पलायन का है। इस सबके लिए अगर पूरे राज्य को जनजातीय क्षेत्र में शामिल किया जाए, उसको घोषित किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि सारी समस्या जो है उनका एक बड़ा ये आसान सा एक उत्तर हो सकता है। हम यहाँ देखते हैं जो हमारा जौनसार का क्षेत्र है वो जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर बाहर का आदमी ज़मीन नहीं ले सकता, और वहाँ पर जो उनकी जो बनत है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो इसलिए वहाँ बची हुई है कि बाहर के आदमी वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते। हमारे पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके से लोग यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, तो हमारा सांस्कृतिक क्षरण भी हुआ है, उस तरीके से बोली भाषा का क्षरण हुआ है। हमारी जो पूरी जो वैल्यूज़ थी जो पर्वतीय क्षेत्रों की, उनका क्षरण हुआ है। पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रहने के लिए ये जरूरी है कि उसको पूरे स्टेट को अगर आप जनजातीय क्षेत्र उसको घोषित करते हैं, और ये मेरे ख्याल से संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि कई इलाकों में ऐसा है कि जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर उस इलाके के लोगों के संरक्षण के लिए इस तरह के कानून की जरूरत है, और ये संविधान में है, जो मेरा मानना है। उसको अगर यहाँ लागू किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी समस्या जो है अपने आप ही हल हो सकती है, और सरकार अगर इसमें इनिशिएटिव ले उससे भी काम चल सकता है। और अगर जनता इस एक मुद्दे को लेकर अगर लामबंद होती है और बड़ा आंदोलन करती है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार की भी आँख खुलेगी, और क्योंकि हमारे ही लोग सरकार के बीच में हैं, ऐसा तो नहीं है कि जनता की भावना है उसके खिलाफ वो चले जाएंगे। लेकिन बड़ा आंदोलन हो और वो राज्य को जनजातीय क्षेत्र बनाने के लिए अगर होता है, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा, डेवलपमेंट होगा, राज्य का डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा। ये सीमांत क्षेत्र है, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड से लगी हुई हैं, ये देखते हुए, यहाँ की बेरोजगारी को देखते हुए, पलायन को देखते हुए, ये एक बड़ा एक संबल मिल सकता है। अगर जनजातीय क्षेत्र इस इलाके को पूरे राज्य को किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम होगा ये। जी चंदन जी, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि देवभूमि का माहौल भंग कर रहे हैं। आए दिन ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आती है, रोड रेज की घटनाएं सामने आती है। जो बाहरी व्यक्ति है वो यहाँ के प्रदेश के लोगों के साथ बेमतलब का झगड़ा मोल लेते हैं। किस तरह से ये राज्य की छवि को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि टूरिज्म भी एक बड़ा सेक्टर है उत्तराखंड के राजस्व के लिए। किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं यहाँ के लोग, और किस तरह से लगाम लगाया जा सकता है? प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कैसे आप देखते हैं? कानून व्यवस्था का सवाल है ये, और मैं समझता हूँ कि जो हमारा पुलिस विभाग है उसको इस पर सख्ती करनी चाहिए। असल में जब बाहर से आदमी आता है तो उसको ये भय हो कि मैं अगर कोई गलत काम करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, पुलिस यहाँ की पकड़ेगी। ये तब होता है जब आप भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं। आपको लगता है कि पहाड़ में आए हैं, कोई क्या कर लेगा हमारा। इस तरह की स्थिति, जैसे अभी श्रीनगर में कुछ लोगों ने तलवारें निकाल ली और स्थानीय लोगों के खिलाफ उन्होंने मारपीट शुरू की। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और लोगों में इसका बड़ा रोष है। अब पुलिस को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा सख्ती करे और एक ऐसा वातावरण बनाए ताकि बाहर से आदमी जो टूरिस्ट आ रहा है उसे लगे कि हम अपनी यात्रा पे जाएं, अपनी धार्मिक यात्रा करें या पर्यटन करें, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ कोई बदतमीजी ना करें। मैं समझता हूँ कि पुलिस को इसके ऊपर थोड़ा सा और एक्शन लेना चाहिए। चंदन जी, उत्तराखंड में भी कई सारी संस्कृतियां हैं। गढ़वाल की अलग संस्कृति है, कुमाऊं की अलग है, जौनसार की अलग है, और थोड़ा बहुत क्षेत्रवाद भी देखा जाता है आम जनमानस के बीच में आज के दौर में। किस तरह से सभी संस्कृतियों को एक सूत्र में बांध सकते हैं, क्योंकि आखिर है तो सभी उत्तराखंडी ही, तो उत्तराखंड के विकास के लिए किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जो सांस्कृतिक धरोहरों वाले लोग हैं उनके लिए तो सब समान है। हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए जो जौनसार की संस्कृति है मैं उस पर गर्व करता हूँ, जो गढ़वाल की संस्कृति है उस पर भी गर्व करता हूँ, और जो गढ़वाल के साथ कुमाऊं की संस्कृति है उस पर भी मुझे उतना ही गर्व है। लेकिन जब राजनीति बीच में आ जाती है तो वो उससे फिर वो गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार ये सब चीज़ें खड़ी हो जाती है। लेकिन समाज, आप ये देखें कि गढ़वाल में, कुमाऊं में और जौनसार में हमारी शादियाँ होती हैं आपस में, जो जातीय आधार पर जो चीज़ें खड़ी होती है उनमें भी हमारी शादियाँ होती हैं आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को खड़ा करते हैं, और वो उसका कोई अर्थ भी नहीं है। सतीश जी, उत्तराखंड के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि उत्तराखंड के आंदोलन से, इतिहास से थोड़ा कोसों दूर हैं? किस तरह से, क्योंकि आखिर युवा ही देश का भविष्य माना जाते हैं। संदेश मेरा यही रहेगा उनको कि उन साथियों को, उन बच्चों को, उन युवाओं को
कि एक तो देखो आज के जो युवा हैं उनको उत्तराखंड राज्य आंदोलन क्या था, कैसे हुआ और किस तरह से उस दौर में वो लड़ाई लड़ी गई, कितने कितने लोगों ने उसमें शहादतें दी और वो मालूम ही नहीं, वो इतिहास ही नहीं पता है। इसमें कमी बेसिकली सीधे सीधे सरकार की है। सरकार ने आज तक भी जो है कुछ इस तरीके का कुछ नहीं बनाया है कि ताकि बच्चे उसको शोध कर सकें, उसको पढ़ सकें, अपने उस आंदोलन के बारे में उसकी जानकारी ले सकें। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है ना। कुछ तरह का संग्रहालय भी उन लोगों ने इस तरीके का नहीं बनाया है। कोई इस तरह का मेरे ख्याल में हमारे जो ये जो है स्कूली पाठ्यक्रम में जो है उसमें भी कहीं उसका कोई जिक्र इन्होंने करा नहीं है। खैर, लेकिन आने वाली पीढ़ी को यही है कि वो ज़्यादा समझे तो अब वो समझदारी तो उनका तभी आएगी जब हम लोग उनके बीच में जाएंगे, जब हम लोग कुछ ऐसा कुछ करेंगे। क्योंकि उनसे क्या हम उनसे तो हम कोई वो अपने आप जानकारी रख लेंगे या अपने आप ही जानकारी पैदा कर सकते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। उनको तो कोई जानकारी देगा तब जाके उनको जानकारी होगी कि भाई किस तरीके से इस प्रदेश के लिए जो शहादतें हुई हैं, इस प्रदेश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं और क्या वो सवाल थे, किन सवालों पर ये कुर्बानियाँ दी गई, वो सारी चीज़ें तो वो तो युवा तो तभी समझेगा जब, क्योंकि युवा तो आज आपको पता ही है किस तरफ चल रहा है जी। युवा का भटकाव किधर है ना। या तो और वो तो वैसे बेरोजगार है, तो बेरोजगारी में तो युवा के अंदर भटकाव आएगा, कई तरह के प्रलोभन उसके होंगे, तो उसको तो हर रूप में बांटा जा रहा है, धार्मिक आधार पर उसको बांटा जा रहा है। लेकिन जो उसका अपना सवाल है उस पर तो वो आ ही नहीं रहा कहीं। उस पर लाने के लिए इसमें हम लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है जिनके अंदर अभी थोड़ी ताकत बची हुई है। तो मैं तो उन साथियों से अनुरोध करूँगा कि वो सब इकट्ठे हों और एक इस तरीके की मुहिम चलाई जाए कि जो हमारे सवाल हैं उनको लेकर के युवाओं को प्रेरित किया जाए, युवाओं को इकट्ठा किया जाए कि भाई आपकी लड़ाई किधर है, कहाँ है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका एक असर पड़ेगा। बहुत सारे युवा जुड़ेंगे, वो अपने आंदोलन को समझेंगे और जो आंदोलन हुए उन आंदोलनों को समझेंगे कि वो आंदोलन तो कोई हिंदू मुसलमान के लिए नहीं हुआ था जी, तो आंदोलन हुआ था। अगर हम आज राज्य में अगर हम जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो उनको ये भी समझना चाहिए कि इस राज्य के लिए शहादत देने वालों में मुस्लिम भी थी, मुस्लिमों ने भी इस प्रदेश के लिए शहादत दी। ये नाम भी आपको बता सकता हूँ, तो इतिहास में दर्ज है वो नाम, है ना। और वही मुस्लिम थे जिन्होंने 94 के 2 अक्टूबर को जब रामपुर तिराहे पे हमारे माँ बहनों पर, जब हमारे आंदोलनकारी साथियों पे गोलियां चली, जब अत्याचार हुआ वहाँ पर, तो उसी मुस्लिम गांव के लोगों ने जो है, मुस्लिम समाज के जो गांव थे वहाँ पर, उन मुस्लिम समाज के गांव ने जो है वो हमारी बहू बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को शरण दी मस्जिदों के अंदर। ये संदेश जाना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सतीश जी और चंदन सिंह नेगी जी, जिनके विचार आपने जाने उत्तराखंड राज्य आंदोलन और तमाम विषयों को लेकर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।